Washington Night Show with Asim Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। और नाज़रीन, लाइफ स्टाइल टीवी के साथ हाजिर हूं। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं राजा रज़ाक हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये इनको इसलिए नहीं लाया हूं कि मैं हुकूमत के खिलाफ ही बात करूं। मैं कुछ इनसे बात करूंगा अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तान की जायदादें हैं, जो पाकिस्तान ने पीआईए ने या दूसरे इदारों ने जो चीज़ें ली हुई हैं उसको किस तरीके से बेचने की प्लानिंग की जा रही है, और क्या होगा चीज़ें बेच के, घर के सामान बेच के कभी कोई सुख नहीं रह सकता। आपने ये अगर पाकिस्तान के अंदर भी जो वो नहीं होते, जो बाद में कोई घर का कोई एक बच्चा ऐसा निकल आता है जो बाहर जाके चर्स वर्स पीता है और उसके बाद घर की चीज़ें बेचना शुरू हो जाती हैं। मैं हरगिज़, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं इमरान खान को बुरा कहूँ या उसको खुद भी नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है, और ये वक्त आने पे पता चलेगा। अगर वो रहे दुनिया में तो वो बताएंगे कि उनके साथ हुआ क्या है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का जो सिलसिला है वो शुरू करूंगा मैं एक ऐसे वाक़ये से, एक ऐसी वीडियो से जिसने ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर मीडिया पर कितनी सख्त पाबंदी है, या फिर शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार। ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त कहानी है कि उनको किसी ने रोका-टोका नहीं होता, वो खुद अपनी वफ़ादारी दिखाने के चक्कर में होते हैं। जैसा कि जब पाकिस्तान बनने से पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में लोगों ने शाह से ज़्यादा शाह से वफ़ादार बने थे और उनको ज़मीनें दी गई थी जो कि आज भी उनके मालिक बने बैठे हैं। ये वीडियो देखें और उसके बाद जो है हम आपको बताते हैं कि आज हुआ क्या। कोरोना के अंदर फ़ौज ने जो है बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। ये पाकिस्तान आर्मी थी जिसने सूबों को भी साथ लिया। 18वीं तरमीम की वजह से हमें डाटा के, हमें कोऑर्डिनेशन के, हमें बातचीत के बड़े मसाइल थे। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि हमारे जो सिविलियन भाई हैं वो उसके लिए ट्रेंड नहीं होते। सिंध के साथ हमारा कोई सियासी तनाव नहीं है। सिंध के चीफ मिनिस्टर और सिंध के चीफ सेक्रेटरी मेरे पर्सनल फ्रेंड हैं। पाकिस्तान आर्मी कोरोना को मैनेज करने में तो हेल्प कर ही रही है, आपका इदारा भी है, बट कोरोना की फ़ाइट में अगर हमें कोई स्टेप्स ले डाउन करने हों कि पाकिस्तान आर्मी ये काम कर रही है, वो अगर आप बता सकें क्या क्या है। देखिए, मैं यूनिफॉर्म पहन के आपके पास बैठा हुआ, ऑल्दो मैं एक सिविलियन इदारे का हेड हूँ, लेकिन मेरे इदारे में तकरीबन 40% मैन पावर जो है वो फ़ौजी है। मैं आज ये बड़े वसूख से कहता हूँ कि फ़ौजी मैन पावर होने का फ़ायदा भी है, और वो इसलिए है कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि हमारे जो सिविलियन भाई हैं वो उसके लिए ट्रेंड नहीं होते। उसके लिए उस वक़्त जो एमरजेंसी बेस्ड वर्क हैं, वो जहाँ तक फ़ौज का तल्लुक़ है तो इस वक्त कोरोना के अंदर फ़ौज ने जो है बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। सबसे पहली बात तो ये है कि जी, आपने, मेरा ख्याल है मैं पूरा इंटरव्यू क्या सुनाऊं आपको, आपने जो दिलों पे हाथ रखा है, जो आपने इस वक्त पाकिस्तानी डॉक्टरों, पाकिस्तानी नर्सों, पाकिस्तानी पुलिस जो कि फ्रंट पे आके लड़ी है कोरोना से, आपने उनका जनाजा निकाल दिया है। मतलब मैं क्या कहूँ। और फिर अगर आप कहते हैं कि जी, जब ये वीडियो, एक बहुत बड़ा ग्रुप है जर्नलिस्टों का जिसमें तकरीबन 200 से ज़्यादा बड़े-बड़े जर्नलिस्ट जो अपने आप को समझते हैं वो हैं। जब उस जगह ये वीडियो लगाई गई तो ये कहा गया कि ये आर्मी के खिलाफ आप वीडियो लगा रहे हैं, इसलिए आपको डिलीट कर दिया गया, मतलब या आपको रिमूव कर दिया जाएगा या कर दिया है। ये ग्रुप है वो मीडिया बैठक। इसमें मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको, ये इसलिए मैंने दिखाना है क्योंकि ऐसे ही एक और ग्रुप है लेकिन उसमें ज़रा ज़्यादा फ्रीडम है। ये जो है मुझे नहीं पता ये शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार हैं या ऐसा क्यों किया इन्होंने। जब मैंने ये वीडियो दिखाई उनको, ये वाली वीडियो, तो इस पे जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं वो गुस्से में आ गए, और उसके बाद मेरे साथ ये मुझे लिखा हुआ मिला, माज़रत के साथ आपको ग्रुप की पॉलिसी के खिलाफ वर्जी पर ग्रुप से रिमूव कर दिया गया है। गलती का एहसास होने पर दोबारा राब्ता करें, दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। बस ये इश्तिहार रह गया था, बाकी मुकम्मल हो गया था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि आप देखें, बड़ा रिस्पेक्टेबल फौज का इदारा, बड़ा रिस्पेक्टेबल है। ये जो आप आके जोक मारते हैं ना और सिविलियंस के आप दिल से खेलते हैं,
कोरोना पे हाँ, अगर आप ये कहते कि जी हमने लॉ एंड ऑर्डर कोरोना में वो करने के लिए बहुत कोशिशें की, आप 40 नहीं आप 100% ले जाते, तो चले हम मान लेते। कितने जीएचक्यू ने वो इमरजेंसी में पब्लिक के लिए खोला? हमें तो नहीं पता चला, हमें नहीं किसी ने बताया कि जी जीएचक्यू का ये वो खोल दिया गया है आम पब्लिक के लिए। नहीं, वहाँ एक पर्ची लगी हुई थी और वो आई भी थी। आपने भी देखा था उस वक़्त राजा साहब कि ये पर्ची लगी थी कि जी यहाँ पे सिविलियन जो हैं वो जिन्ना या दूसरे सिविलियन हॉस्पिटल से राब्ता कायम करें। तो ये जो हमें सुनने को मिलता है, उसके बाद जो इस ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन है वो ये है कि इस ग्रुप में दानिश्वर भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, कालम निगार भी हैं, सिविल सियासतदान भी हैं। लेकिन इसमें कहीं ये नहीं लिखा कि आर्मी के खिलाफ आप बात, भाई आप तो लिख देना कि जनाब इस ग्रुप में आर्मी के खिलाफ कौन बात कर रहा है? जब आप सिविलियन डिपार्टमेंट में काम करेंगे, जब आप सिविल एविएशन में काम करेंगे, जब आप सीरियल बनाने, सीमेंट बनाने, घर बनाने और नेशनल डिजास्टर के हेड होंगे, तो फिर आप पे तो बात होगी, फिर आप पे बात होगी। मरना तो मैंने भी है, और जिन लोगों ने, जो ये सहाफ़ी हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि ये मरेंगे नहीं, ये हमेशा जिंदा रहेंगे, भाईजान मरना तो है, सच बोल के मर जाओ या फिर इसी तरीके से जियो कि जब तक अपनी फैमिली, मेरा ख्याल है कि अगर इस्लाम बिलीव है अगर अल्लाह पे ना, तो कुछ बोलो, उसमें सच शामिल करो। तो ये मैं आपसे गुजारिश कर रहा था कि इस ग्रुप के स्पेशली मैंने इस ग्रुप के को ये मेंशन करूंगा और ये भेजूंगा भी मैं हर ग्रुप के, कि ये कौन सा तरीका है कि एक वीडियो लगती है और आप जो है इतने ज्यादा बैक फुट पे खेलते हैं कि कहीं हम पे कोई बुराई ना आ जाए। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है, और मेरा ये भी नहीं ख्याल कि आर्मी के लोग शायद इतने भी गए गुजरे होंगे कि वो आप जैसे लोगों की फेसबुक पे उस पे नजर रखी हुई होगी, लेकिन आप शाह से ज्यादा शाह के वफादार बन रहे हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। अब चलते हैं, आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि काफी चीजें बिकने की हो रही हैं बातें, पाकिस्तान के अंदर पैसा नहीं है, पैसा कहाँ चला गया आखिर ऐसा। अभी हम देख रहे थे कि जून में जो है वो पता नहीं कितने मिलियन गैलन जो है वो जून में बेच दिया है, जो कि आम मंथ में भी जो गैस कंपनियां हैं वो ऑयल नहीं बेचती हैं, उन्होंने जून के महीने में बेच दिया है। और जून के महीने में लॉकडाउन था, वो भूल गए बेचारे। तो ये जो अरबों रुपए जो खाए गए हैं, ये किसके खाते में गए? तो मेरा ख्याल है कि राजा साहब, मैं अब आपको कहूंगा कि ये जो आप हर वक्त इमरान खान की बुराई करते रहते हैं ना, ये ना करें आप। अब आप भी बोल दें कि जो इमरान खान को चला रहे हैं वो इमरान खान को खुद भी नहीं पता कि इसके साथ क्या हो रहा है। और आपने कुछ मिनिस्टरों की बात भी सुनी कि वो जब कहते हैं हम मिलते हैं तो हमें लगता है कि कहीं हम और आ गए हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया राय साहब कि आप इस प्रोग्राम में आए। एक छोटी सी शिकायत थी, वो मैंने अपनी नोटिस कराई, और अब मैं चलूंगा कि पाकिस्तान की चीजें बिकनी शुरू हो गई हैं। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान का जो पीआईए का जो होटल है, इस वक्त बड़ी हुकूमतें आई और उतने बेचने का, और हमें पता है कि न्यूयॉर्क के अंदर जिस जगह पर हो, कभी भी आपने देखा है कि चलता हुआ बिजनेस कोई फरोख्त कर दे? बिजनेस वो फरोख्त किया जाता है जो कि घाटे का सौदा हो। वो जिस जगह न्यूयॉर्क में, वो तो जगह ही सोने की है। वो आज अगर 1 मिलियन की है तो कल वो 20 मिलियन की होगी। अभी कहते हैं 4 अरब तक भी उसकी बिडिंग हो सकती है, 4 अरब। लेकिन वो भी नुकसान है क्योंकि वो चलता हुआ बिजनेस है। कोरोना तो अभी आया है ना। अच्छा, अब आपने एक वीडियो बनाई थी, आपने लोगों को बड़ी अकल दिलाई कि ओके ये तो भाई ये तो बड़ी जबरदस्त बिल्डिंग है। मैं चाहूंगा कि आप हमारे नाज़रीन को इस प्लेटफॉर्म पे बताएं कि ये बिल्डिंग को कितनी दफा बेचने की कोशिश की है, और अब आने वाली जो गवर्नमेंट है वो क्यों इंसिस्ट कर रही है कि इसके पार्टनर लाए जाएं, तो इसके ये लाए जाएं। तो वो भाई, जब तुम 99.9% तुम्हारे पास है इसके राइट्स, तो तुम क्यों नहीं रख रहे हो? जी राजा साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिम सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो में मदऊ किया। और आपके वसत से मैं तमाम नाजरीन को भी सलाम अर्ज़ करता हूँ। और मेरी हमेशा से कोशिश होती है, किसी को चीज़ अच्छी लगे या बुरी लगे वो एक अलग बात है, मगर मैं बड़े दावे से हमेशा, आप मेरी पोस्ट फेसबुक देखें, ट्विटर देखें, मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई गलत चीज़ शेयर ना करूँ।
आगे पीछे से कंफर्म करके तो फिर मैं कोई चीज लगाता हूँ। मैं देखें, पिछले साल दिसंबर के शुरू में मुझे इतला मिली पाकिस्तान से कि जुल्फी बुखारी साहब रोजवेल्ट होटल को जो है ये बेचने की कोशिश कर रहे हैं $600 मिलियन। अच्छा, इसमें मैं एक तरह का आई विटनेस हूँ इसके एक इवेंट में। वो मैं सबसे पहले मैं शेयर करूंगा, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ये वाकया 2017 सितंबर का। उन दिनों में हमारे प्राइम मिनिस्टर शाहिद खान अब्बासी साहब यूनाइटेड नेशन के जो सालाना सेशन होता है उसको अटेंड करने के लिए न्यूयॉर्क में आए हुए थे। तो मुझे एक अमेरिकन कंपनी ने ना कॉल की, एक अमेरिकन गोरा था, उसने कॉल की कि जो है ना मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो बताया इस तरह रोजवेल्ट होटल के सिलसिले में मैंने एक बात करनी है। तो मैंने कहा श्योर, मैं जो है वो चला गया। मेरे साथ एक हमारी कोलीग है, वो भी कराची से उनका तल्लक है और यूनाइटेड नेशन के साथ भी वो काफी उनका काम चलता रहता है। तो वो भी बाई चांस इधर ही थी, तो उनको भी मैं साथ ले गया। तो हम 3 बंदे थे वहां पे गए, काफी शार्प ब्रॉडवे पे जाके हम बैठ गए अपर वेस्ट साइड में। तो वहाँ बातचीत हमने की, तो वो कहने लगा कि मैं जो है ना हम लोग ये रोजवेल्ट होटल को बाय करने में इंटरेस्टेड है, अगर आप इसमें जो है आप हमारी कुछ मदद कर सके। सबसे पहले तो ये कि मेरा अपना जो ट्रेड है वो भी कंस्ट्रक्शन का है। तो ये जो रियल स्टेट, ये सारा जो सिलसिला है, इसको हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छे तरीके से जानते हैं और उसी एरिया में हमारे सारा साल हम उधर ही काम करते हैं। तो वो मुझे कहने लगा कि देखो, इससे चंद ब्लॉक पीछे आपको पता है पार्क एवेन्यू पे वार्ड ऑफ स्टोरिया जो होटल है, वो उन दिनों में चाइना ने बाय किया था $2 बिलियन में। अच्छा। ठीक है जी। उसके साथ साथ बाकी भी कुछ बिल्डिंग्स थी, उसका उन्होंने हवाला दिया। रोजवेल्ट के साथ बिल्कुल जो उसी ब्लॉक में ना जी। ग्रैंड सेंट्रल है, जो ट्रेनों का जो है ना वो सेंटर है, अमेरिका से जो है ना वो आपको पता है वो इधर आती हैं। और वहां पे मेट लाइफ की जो ओके, बिल्डिंग कितनी होती थी, दूर है वो उससे? उसी ये ब्लॉक में, उसी ब्लॉक में? ब्लॉक बिल्कुल जहाँ पे वाह। यानी बीच में सिर्फ जो है ना वो इशारा आता है, वाह। ट्रैफिक लाइट है बस वहां पे जो है ना वो बिल्कुल क्रॉस द स्ट्रीट जो है वो ग्रैंड सेंट्रल का स्टेशन है। अच्छा, तो उसने मुझे जो है ना बताया कि ये फलां बिल्डिंग इतने की है, फलां बिल्डिंग इतने की है। तो अगर तुम जो है वो किसी तरीके से फैसिलिटेट करो तो हम $1.2 बिलियन में ये रोजवेल्ट होटल जो है वो बाय कर सकते हैं। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा देखो कि ये जो रोजवेल्ट होटल है, इट्स ए वेरी पोलिटिसाइज्ड प्रोजेक्ट। और पाकिस्तान की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है, आई मीन इवन इफ यू ऑफर $2 बिलियन, कोई भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी, उस वक्त तो दो ही पार्टियां थी, या पीपल्स पार्टी थी या मुस्लिम लीग थी। तो मैंने कहा कि कोई भी ये रिस्क नहीं लेगी इस होटल को बेचने का। इस होटल को बेचने का मकसद है कि आप अपनी जो पार्टी है उसका फ्यूचर जो है ना वो दांव पे लगा रहे हैं। तो इसलिए जो है ना इट्स वेरी डिफिकल्ट लाइक टू सेल दिस प्रॉपर्टी। तो खैर वो बातचीत होती रही। वो आपकी आवाज म्यूट हो गई है। ये यही होटल है ना, ये जो इसमें मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको? जी जी बिल्कुल, ये यही होटल है। और हम लोग जो है वो वार्ड ऑफ स्टोरिया भी जाते रहते हैं। वार्ड ऑफ स्टोरिया भी, इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया का बेहतरीन होटल है, मगर रोजवेल्ट होटल जो है उससे कई गुना बेहतर है। अच्छा, अब जब वो बातचीत जो है वो खत्म हो गई कि $2 बिलियन भी, मैंने उनको बोला जी अगर आप दें तो ये फिर भी कोई नहीं बेचेगा। तो जब ये मैंने खबर सुनी कि जुल्फी बुखारी जो है वो $600 मिलियन में इसको बेच रहे हैं, तो मैं वाह। तो शॉक में आया कि 2017 में, आज से 3 साल पहले मुझे ऑफर हुई $1.2 बिलियन की, और ये उसकी आधी कीमत पे बेच रहा है। तो ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है कि अगर कोई $600 मिलियन में बेच रहा है, तो उसका मतलब है कि जो पेपर वर्क की कीमत है वो $600 मिलियन है। और अंडर द टेबल आप आराम से $800-900 मिलियन ले सकते हैं।
जो सिर्फ उस बंदे की जेब में अच्छा जाएगा। राजेश साहब, यहाँ मैं आपको टोक रहा हूँ, आपको ये भी पता होगा जब इस किस्म की बिल्डिंग्स को फरोख्त किया जाता है या पार्टनर बनाए जाते हैं तो बिडिंग होती है, बाकायदा मार्केट में लाया जाता है। ये आपके घर की मस्जिद नहीं है, ये आपके घर का हॉल नहीं है, जब दिल चाहे आपने इसको नहीं, किराए पे बना दिया। वो एक डिफरेंट स्टोरी है। नहीं, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये इतनी बड़ी, जैसा कि मैं हमारे नहीं, नाज़रीन बिडिंग देखिए, बिडिंग नहीं होती। बिडिंग इसलिए नहीं होती कि ये कमर्शियल प्रॉपर्टीज है, जो है ना उस पे लाइक बिडिंग का प्रोसेस, तो कोई चीज अगर कोई ऑक्शन में जाए तो वो उस तरीके से तो बिडिंग अगर होती है। अगर मार्केट, अगर कोई जैसे घर है, अगर एक आदमी जो है वो एक घर जो है चार आदमी पसंद करें तो लाजिम बात है फिर उसकी ज्यादा दाम, जो ज्यादा दाम देगा वही लेगा ना। जी जी। अब ये तो नहीं हो सकता कि जी अगर 2 अरब में बिक रही है तो एक बंदा आया जी मैं 2.5 अरब में खरीदूंगा, हाँ, तो 2.5 अरब में देना पड़ेगा हाँ, उसको। तो बिडिंग उस तरीके से अगर वो करें कि $2 बिलियन से शुरू करें यस, तो फिर दैट मेक सेंस। ऐसा नहीं है कि 600 मिलियन से शुरू करें और किसी भी जगह पे जो है ना वो एंड अप हो जाए तो। बट एनीवे, लेट मी फिनिश दिस। अब जो है, अब इस वक्त जो है, मैं अभी जो है ना एक प्रोजेक्ट पे उसी एरिया में काम कर रहा हूँ। अब रोजवेल्ट होटल से 2 ब्लॉक नीचे आपको पता है कि एम्पायर स्टेट जो बिल्डिंग है वो एक वक्त में दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग थी। जी ठीक है जी। इस वक्त रोजवेल्ट होटल से 2 ब्लॉक नीचे एक बिल्डिंग बन गई है, वो खड़ी हो गई है। वो एम्पायर स्टेट से ज्यादा ऊंची बिल्डिंग है। ठीक है जी। और उसके साउथ में एक बिल्डिंग है, वो भी जो है एटलीस्ट लाइक 70-80 फ्लोर, 70 फ्लोर तक एक और बिल्डिंग, यानी बड़े बड़ी उसके गिर्द में जो है वो बिल्डिंग है। तो जो भी डेवलपर इसको बाय करेगा वो इसको डिमोलिश करा के वहां पे वो आराम से जो है वो 80-90 फ्लोर की हाइट तक जो है वो बिल्डिंग बना सकते हैं। दैट यू नो उसकी जो वर्थ होती होगी वो एज यू मेंशन कि वो $4-5 बिलियन तक जो है वो जाता है। और इसके जो कमरे हैं, मैं ये भी लोगों को बता दूं कि 1,000 से ज्यादा इसके कमरे हैं और तकरीबन 32 से 40 जो है इसके स्वीट्स हैं। ठीक है जी। अगर हाँ, उस हवाले से भी अब अगर आप कीमत लगाएं जो उस एरिया में जो एक लाइक इस तरह के कमरे की कीमत होती है, तो वो भी उस हिसाब से भी ओवर $2 बिलियन जो है इसकी कीमत जाती है। तो उस वक्त जब मैंने वीडियो बना के दिसंबर के शुरू में मैंने ट्वीट की, फेसबुक पे चलाई, तो वो वीडियो डॉक्टर दानिश को जो है वो कहीं से नजर आई, तो उसने फिर 92 का जो उनका चैनल है उस पर 1 घंटे का प्रोग्राम किया उस पर। फिर रऊफ रऊफ क्लासरा ने आवाज उठाई, एक दो और जर्नलिस्ट थे। तो वो उस वक्त वो मसला वहीं का वहीं दब गया। अब जो है दोबारा, अब देखें ना, आप आपके पास एक गाड़ी है या आप एक गाड़ियों के डीलर हैं, मैं आपके पास गाड़ी खरीदने जाऊं और आप बोलें कि ये मेरे पास गाड़ी है, ये $10,000 की गाड़ी है, मगर ये स्टार्ट नहीं होती, ये चलेगी थोड़ा आगे जाके फिर बंद हो जाएगी, ये होगा वो होगा, आप मुझे बताएं, वो गाड़ी मैं आपसे खरीदूंगा? बिल्कुल नहीं खरीदूंगा। इन्होंने एग्जैक्टली पीआईए के साथ यही किया कि पार्लियामेंट में खड़े होके बोगस लाइसेंस लाइसेंस का गलत इल्जाम लगाया, जिसका हकीकत के साथ कोई लेना देना नहीं। मैं राजेश साहब पीआईए के ऊपर, उस पर अभी हम आएंगे, मुझे ये बताएं कि इसका फाइनल क्या है नहीं, पाकिस्तान। मैं नहीं, मैं हम उस वाले टॉपिक पे भी आएंगे क्योंकि यहाँ पर बाकायदा एक पूरी साजिश बनाई गई है मैं पीआईए उसी को मैं मैं काम करने उसी के लिए। मैं उसी को कनेक्ट कर रहा हूँ ना। तो इन्होंने क्या किया है कि इल्जाम लगा के पीआईए को पूरी दुनिया में बैन करवाया। ये कैलकुलेटेड इनकी मूव थी, इंटेंशनली ऐसे किया है। ये ऐसा नहीं है कि ये प्री प्लान इन्होंने काम किया है। पीआईए को बदनाम करो, उसको ग्राउंड करो पूरी दुनिया से, और फिर इसके जो असासे हैं वो औने पौने बेचो। ठीक है जी। आपको पता है फिर उसके फौरन बाद जो प्राइवेटाइजेशन का जो कमीशन है, उन्होंने नोटिफिकेशन इशू किया कि रोजवेल्ट होटल, आप अंदाजा करें कि जो पहला नोटिफिकेशन उन्होंने इशू किया वो रोजवेल्ट होटल का इशू किया। तो उससे उनकी इंटेंशन आप देखें कि उनका मेन टारगेट सबसे पहले कौन सी चीज है। उनका सबसे बड़ा और पहला टारगेट जो था वो रोजवेल्ट होटल था कि उसको जो है ना वो औने पौने बेचो। और
जब फिर मैंने दोबारा से, आपको पता है, आपने वीडियो दोबारा मेरी देखी होगी, मैंने वही दोबारा से वो वीडियो बना के फिर मीडिया पे चलाई। फिर दूसरे दिन जो है वो उनको जो नोटिफिकेशन है वो उसको रिवर्स करना पड़ा। अच्छा, रिवर्स करने के बाद अब जो है, अब इनका जो मूड है वो है जी जॉइंट वेंचर करने का या इसको लीजिंग पे देने का। लीजिंग पे मेरे पास रिपोर्ट आई थी कि ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से नील मसर्रत को जो है ना ये सस्ती सी लीज पे दे दी जाए। तो ये एक बड़ा अच्छा सा इन्होंने ट्रैप बनाया हुआ है, इस तरीके से कर रहे हैं। ये तो एक चीज है। इसकी मैं थोड़े से बैकग्राउंड भी बता दूं जो लोगों को नहीं पता। ये 1979 में ज़िया दौर में पाकिस्तान ने इसको लीज पे लिया था फॉर 20 इयर्स, ऑप्शन टू बाय। और ऑप्शन टू बाय में जो उस वक्त जो कीमत उन्होंने सेट की थी, उस पे एक सऊदीया का भी एक बंदा था, उसको उन्होंने पार्टनर बनाया। और नवाज शरीफ के दौर में, नवाज शरीफ के दौर में 1999 में इसको परचेज किया गया उस सऊदीया का जो बिजनेसमैन है उसके साथ मिलके। फिर आगे मुशर्रफ दौर में 2005 में इसको जो है वो जो अरबी था उसका शेयर दे के, तो ये पूरे का पूरा जो है ये फिर पीआईए ने इसको ओन कर लिया। फिर 2007 में इसको मार्केट में लगाया गया $1 बिलियन सेल पे। उस वक्त भी बेचने की कोशिश की गई $1 अरब में, मगर उस वक्त भी इसी तरीके से प्रेशर उठा और वो जो है ना दोबारा फिर उनका जो प्लान था वो पोस्टपोन हुआ और उन्होंने मार्केट से हटा लिया। अब उसके बाद जो है मतलब फिर जरदारी साहब के दौर में भी ऐसी बातें सुनने में आई, मगर उसमें हकीकत थी नहीं थी, अल्लाह ही बेहतर जानता, मगर कुछ चीज ऐसी सामने नहीं आई। फिर जो हमारी गवर्नमेंट थी मुस्लिम लीग की, उसमें भी इस तरह की बातें हुई, मगर वो चीजें जो है ना वो बातों की आती, मगर इस तरह के जो एविडेंस सामने आ रहे हैं, इस तरह की कोई चीज ऑन पेपर जो है ना वो कुछ भी मौजूद नहीं था। तो ये इसका पूरा बैकग्राउंड है 1979 से लेके आज तक का। तो अब अगला, और दूसरा, अगर आप अगर इजाजत दें, जो आपने कल ही वीडियो दिखाई है तो उसमें भी थोड़ी सी बात कर लें। अच्छा, आप बिल्कुल उस वीडियो पे बिल्कुल बात कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा था कि वो आपने भी अपने उस पे लगाई थी वीडियो, और मैंने ये भी देखा कि एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो ट्विटर पे जो है ना इस वीडियो को लगाए हुए है, जिसको हजारों नहीं लाखों लोगों ने देखा है, बल्कि करोड़ों लोगों ने देखा है। और मेरा ख्याल है शायद 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 2 या 3% कमेंट्स ऐसे होंगे जिसमें इन्होंने कहा हो कि मतलब कोई पॉजिटिव बात की हो। तो ये वीडियो जो है मेरा ख्याल है कि 30 सेकंड की मैं लोगों को दिखा दूं ताकि लोगों को पता हो कि किसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। नाज़रीन, ये वीडियो देखें, 30 सेकंड की है, बस मैं ताकि हम इस पे बात करने जा रहे हैं। कोरोना के अंदर फ़ौज ने जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। ये पाकिस्तान आर्मी थी जिसने सूबों को भी साथ लिया। 18वीं तरमीम की वजह से हमें डाटा के, हमें कोऑर्डिनेशन के, हमें बातचीत के बड़े मसाइल थे। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि हमारे जो सिविलियन भाई हैं वो उसके लिए ट्रेंड नहीं होते। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो सिविलियन भाई ट्रेंड नहीं होते, लेकिन नाज़रीन ये हर काम के लिए ट्रेंड होते हैं। ये मदाखलत कर सकते हैं आके जो सिविलियन गवर्नमेंट है, और ये 18वीं तरमीम से इनको क्या तकलीफ है, ये तो आइन का हिस्सा है। मैं समझता हूँ अगर कोई सही चीफ जस्टिस होता तो वो इस वक्त तक ये फारिग हो चुके होते, क्योंकि आर्मी 18वीं तरमीम से आपको क्या तकलीफ है? मेरे हजम नहीं हुई ये बात ना कि 18वीं तरमीम एक आइन का हिस्सा है, और उससे अगर आप तकलीफ कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप उससे इनहराफ कर रहे हैं। और फिर आप जो है वो जो वजीर आला या चेयरमैन हैं दूसरे, वो कह रहे हैं मेरे पर्सनल दोस्त हैं। ये मतलब समझ नहीं आया कुछ। जी राजा साहब, अब आप कर लें, मैं तो कर चुका। सबसे पहले तो ये जितने टॉप के जर्नैल हैं ये गद्दारी के मुर्तकिब होते हैं हर आए रोज। जब आप आइन से इनहराफ करते हैं, जो आपका काम है, जब आप उससे हट के बात करते हैं, तो आप जो है अपनी ओथ से गद्दारी कर रहे हैं। इसी तरीके से एक जनरल गफूर साहब थे जो हमेशा आके सियासत में बातें करते थे। आई मीन ही इज डिक्लेयर गद्दार अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे,
पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन और इनकी ओथ के मुताबिक ये गद्दार हैं, गद्दारी के मुर्तकिब होते हैं, क्योंकि उनका ओथ, देखिए ओथ कहते हैं कि आप सियासत नहीं करेंगे, और उसके आगे एक और भी लफ्ज लिखा हुआ है कि आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे शायबा भी हो कि आप सियासत कर रहे हैं। शायबे का मतलब है कि शक भी गुजरे, इतनी क्लियर जो है इसकी इंस्ट्रक्शन है। मगर बदकिस्मती देखें पाकिस्तान में आजकल तौहीने मजहब होती है, तौहीने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा प्राइम मिनिस्टर करते हैं, अल्लाह ताला की खुदा ना हंसता माज़अल्लाह ये तौहीन करते हैं इनके मिनिस्टर टीवी पे बैठ के, तौहीन खुदा, माज़अल्लाह तौहीन रसालत, माज़अल्लाह तौहीन असहाबा इकराम, वो सब जायज है। मगर फौज का जो गलत काम है उस पे अगर आवाज उठाएं तो आप पे जो है वो गद्दारी लग जाती है। ये किस किस्म की हम दुनिया में रह रहे हैं? सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए ना, वेयर वी आर स्टैंडिंग। लेकिन राजेश साहब, आपने देखा होगा कि जब धरने के वक्त एक वर्दी में साहब जो थे वो लिफाफे में पैसे दे रहे थे लोगों को और कह रहे थे बाकी और भी मिलेंगे। अब वो आपके चीफ हैं ISI के, तो मतलब हम क्या करें? मतलब फिर ये भी आप बात छोड़े, आपको आते हैं हम वहां से बैठ के यहाँ पर बात कर रहे होते हैं, वहां पे कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसी न्यूज जो है वो अब सोशल मीडिया जो इतना कंट्रोल हो गया है, लेकिन उसके बाद भी दुनिया में आप देखेंगे सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की गई लेकिन नहीं हुआ। चाइना जो है एक वाहिद, क्योंकि चाइना के पास अपने बहुत सारे सिस्टम है, हम अभी उस तरह के लोग नहीं है कि जी हम यूट्यूब पे पाबंदी लगा दें, हम इस पे पाबंदी लगा दें। इंडिया ने 57 एप्स पे पाबंदी लगाई है इंक्लूडिंग टिकटॉक, और टिकटॉक आपको पता है कि मिलियंस ऑफ डॉलर इंडिया कमा रहा था पैसे जी 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 एक दूसरे से। तो फैसले लेने होते हैं तो फिर इस तरह लेने होते हैं, लेकिन बिल्कुल इसमें आपकी जो है ना वो बात बिल्कुल ठीक है। फिर आपने देखे, आपने पैसे बांटने की बात की, बाजवा साहब ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा था अगर फैजाबाद धरने में फौज की इन्वॉल्वमेंट हो जाए साबित तो मैं रिजाइन कर दूंगा। फिर जस्टिस फायज ईसा ने फैसला दिया कि इस धरने के पीछे फौज थी। बाजवा साहब ने बजाय इसके कि वो रिजाइन करते उन्होंने जबरदस्ती गन पॉइंट पे एक्सटेंशन ले ली। ये तो मतलब ये तो हमारी बदकिस्मती से तारीख है ना। फिर अभी अभी बात कोरोना की हो रही है और इन जनरल साहब की आपने वीडियो चलाई। अब आप बताएं कि ये जो जनरल साहब बोल रहे हैं इनके मुंह में अल्फाज आपके हैं, आवाज इनके मुंह से आपकी निकल रही है, वीडियो उनकी अपनी जाती है ना, जो उन्होंने बोला वही रिकॉर्ड हुआ है ना। अगर ये चीज अगर आपने किसी ग्रुप में शेयर की है तो भाई इसमें आप फौज को क्या कह रहे हैं? तो ये चीजें हैं बदकिस्मती से, ये हमारे जो है ना लोगों में हकीकत को फेस नहीं करते। अब इन्हीं जनरल साहब को मैं एक और वाकया आपको बताऊं, ये जो चीज है ये सुप्रीम कोर्ट का वाकया है। जब कोरोना के पाकिस्तान में इन्फेक्टेड जो लोग थे उनकी तादाद तकरीबन 30,000 थी। जब 30,000 थी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जनरल अफसल साहब को, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के हेड है, इनको बुलाया उधर कि जनरल साहब आपको जो 500 अरब मिला है कोरोना की इमदाद की शक्ल में, वो आपने किस जगह पे जो है वो खर्च किया है? बिल्कुल तो जनरल साहब ने बोला जी कि हमने 25 लाख रुपया एक मरीज पे लगाया है। ठीक है जी, अभी आप टेलीफोन पकड़े और उस पे 500 अरब लिखे और 500 अरब को 25 लाख पे डिवाइड करें, यानी कि लगे तो 25,000 भी नहीं एक बंदे पे। ठीक है जी, मगर अगर उनकी बात मान ली जाए, जैसे जज साहब ने माना कि आपने 25 लाख लगाया, अगर 25 लाख से आप डिवाइड करें 500 अरब को तो 2 लाख आपका आंसर आएगा। इसका मतलब कि उस वक्त अगर आपकी बात मान ली जाए कि आपने 25 लाख लगाया है तो आपके पास जो मरीज हैं उनकी तादाद 2 लाख होनी चाहिए, जबकि उस वक्त पाकिस्तान में इन्फेक्टेड लोगों की तादाद, मैं मरीजों की नहीं बात कर रहा, इन्फेक्टेड लोगों की तादाद जो है वो 30,000 के करीब थी, और जो मरीज जो अस्पतालों में थे वो बड़ी मुश्किल से 10-12 हजार थे।
अच्छा, अब फिर उनका कुलिया आप यूज करें, 500 अरब रुपया लिखें, 12,000 से उसको डिवाइड करें तो 3.5 करोड़ रुपया अप्रोक्सीमेटली आता है जो एक मरीज पे लगता है, अगर उनकी बात मान भी ली जाए। इस वक्त मैं दावे से कहता हूं, ये जो इस वक्त जो बैठे हुए जर्नैल, ये अरबों में लूट रहे हैं एवरी डे। मैं इतनी इतनी मेरे पास स्टोरियां आती हैं, मैं शेयर तो नहीं करता, ये अरबों में लूट अच्छा, रहे हैं और बगैर ये खौफ खतर लूट रहे हैं। ये जो बात करते हैं अभी हम, मैं सिविलियन की मैं बात नहीं कर रहा, मैं इनकी नहीं, बात कर रहा हूँ। राजा साहब, नाज़रीन, हमारा मकसद हरगिज ये नहीं है, हम सिर्फ जब बात करते हैं फौज की तो फौज के उन लोगों की बात करते हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं इन्वॉल्व है, पाकिस्तान जो के। और जर्नैल इन्वॉल्व है, हमने हम फौज के फौज इदारे के की बात नहीं वो की। नहीं है। और मुझ पे काफी लोग, जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि जी ये तो पाकिस्तान, ओ भाई, अगर हमारा सीए का जो एयर मार्शल जो है वो हेड है, तो हम उनके खिलाफ नहीं बोले कि उनकी वर्दी है, या ये नेशनल डिजास्टर के जो है साहब, आप उनमें ये हर सिविलियन अदारे, आप ये सारे सिविलियन सिविलियन अदारे हैं बात कर रहे जिन हैं। पे इन्होंने ये ऑक्युपाइड करके बैठे हुए हैं। आप देखें ना, बिल्कुल। पाकिस्तान पे जितने मेजर अदारे हैं, जितने मेजर अदारे हैं, उसमें जो है रिटायर्ड जर्नैल जो है वो लगाए हुए हैं। इवन आप सी पैक को भी देख लें, ठीक है, वहां पे भी जनरल आसिम साहब बैठे हुए हैं। भाई, आप पाकिस्तान की यूथ को क्या पैगाम दे रहे हैं, जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं, कि वो क्यों पढ़ रहे हैं? राजा साहब, एक साहब ने बड़ी बात, नाज़रीन, ये बात ऑनेस्टली मैं यहाँ राजा साहब को कहीं भी इमरान खान के बारे में बोलने नहीं दूंगा, क्योंकि लोगों का नहीं, बड़ा, अभी मैंने इमरान की बात नहीं की, मैंने वो आपको तो मैं बोलने भी नहीं करूंगा। देना है, क्योंकि इमरान खान, मेरा ख्याल है कि अब उसको इस नहज पे लेकर जाया जा रहा है कि लोग जो हैं वो अब पनाह मांगेंगे, लेकिन वो आप अगर किसी को काम करने दें, मेरा ख्याल है कि मैं समझता हूँ, राजा साहब आप मेरी बात माने या नहीं माने, इमरान खान अगर इस 5 साल करने के बाद अगर रह गए दुनिया में, तो आपको ऐसी ऐसी कहानियां सुनने को मिलेंगी कि इनके साथ क्या हुआ। लेकिन जो 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 लोग एक मदारी इन्होंने आपस में रखे हुए हैं, ये बोलते थे कि जी इतनी बड़ी काबीना, आज एक तस्वीर निकली जिसमें एक चूचा सा छोटा सा बंदा नजर आ रहा है और दोनों तरफ काबीना के सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं। तो बाज दफा हम भी ये देखते हैं कि यार ये तो मीडिया ने पाकिस्तान, इमरान खान को बहुत सपोर्ट किया, आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया। आज हसन निसार कहता है मैं, मेरे ऊपर लानत हो। दूसरे सारे एंकर जो हैं, जनरल शुएब साहब जो जिनको सबसे ज्यादा तब्दीली ने तंग किया हुआ था, वो भी बोल चुके हैं जी मुझ पे लानत हो। तो जनरल साहब भी मान चुके हैं, सारे आगे मान अब चुके हैं। डॉक्टर जो हैं वो इवन कहते हारून रशीद जैसा हैं, बंदा जो है, जो लाने में लेकिन डॉक्टर मुझे दानिश मुझे एक को। बात बताएं कि इनको ये क्यों नहीं होता कि आज बारिश होती है, तो हमने देखा कि हमारे बड़े अच्छे अच्छे दोस्त हैं हेलीपोटो साहब, आप भी मिलते होंगे उनसे, वो दिखा रहे थे कि डिफेंस में बाकायदा गटर उबल नहीं रहे, फव्वारा बने हुए हैं। जी तो जी जी। मैंने उनसे कहा कि जरा डीएचए इसके कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर भी जाके देख लें कि वहां की लाइफ कैसी है, कि हम वहां पे जो है सस्ती चीजें खरीदने जाते हैं रिश्तेदारों के साथ, हम वहां पे सस्ती रोटी मिलती है, हम 2 करोड़ का बंगला 20 करोड़ को सिविलियन का बेच देते हैं, हम वहां पे शादी हॉलों का एक सिलसिला है, वहां पे एक बिजनेसमैनों का जो मॉल है वो एक सिलसिला है। अगर आप सब कुछ कमा रहे हैं तो फिर 1402 अरब रुपए की क्या जरूरत है? और बात 1402 अरब, जो 1402 अरब की जो बात की है ना, देखें आप, ये मैं अगर मुझे को गलत साबित कर दे ना, जो मर्जी मेरी सजा दे, जो अफवाज पाकिस्तान है, जब वो एक कदम भी बाहर उठाते हैं ना सिविलियन की मदद के लिए, एक सिंगल कदम, उसकी वो कीमत लेते हैं। कोई चीज वो फ्री में नहीं करते। मैं आपको यहाँ पे एक और वाक्य सुनाऊं। आप सिंध की मिसाल दे दीजिए कि ये कितने अरब रुपए जो है वो रेंजर्स लेती है हर 3 महीने बाद। ये तो लोगों को नहीं पता, वो कहते हैं जी हम खिदमत कर रहे हैं। ओ सर, भाई, आपको पैसे किस्मत कौन सी। मैं आपको यहाँ पे एक वाक्य सुनाता हूँ। हमारी एक, मतलब मैं उनका नाम नहीं लूंगा, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, पाकिस्तान है, बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट है। उन्होंने मुझे बताया कि उनका कोई रिश्तेदार है, जो है ना, साउथ पंजाब का एक बड़ा शहर है, मैं शहर का नाम भी नहीं लेता, ऐसा ना हो कि वो उस बेचारे पे भी मुसीबत आ जाए कि वो वहां पे एसपी लगा हो।
एसपी लगा हुआ है, तो वहां पे जनाब वो चले गए हमारे बड़े बूटों वाली सरकार, वो चले गए वहां पे, उन्होंने 10 करोड़ का बिल बना के उनको दिया। तो वो कहते हैं सर ये कैसा है, वो कहता है जी ये जो है ना, ये हमारी एक पेमेंट है, आप जो है ना इसको इसको साइन कर दें, वाउचर है। दूसरे बोला जी ये 10 करोड़ किस चीज का है, वो कहते नहीं हमने सिटी में जो है ना सर्विसेज प्रोवाइड की है। तो वो एसपी साहब कहने लगे कि हमने तो कोई रिक्वेस्ट नहीं की सर्विसेज। तो वो कहते हैं नहीं फिर आप जो है ना ऊपर बात कर ले। तो वो कह रहे किससे बात करूं, कहते अच्छा चलो ठीक है हम करते हैं। वो बड़ी सरकार बाहर गए, उन्होंने कॉल की, ऊपर से फट से उसको कॉल आई एसपी को, उसको ऑर्डर हुआ कि ये प्लीज 10 करोड़ का जो है ना ये वाउचर साइन। सर ये इस तरीके से लुटमार मची हुई है। आपको पता है, आप आशिर अजीम को तो जानते हैं ना? जी। आशिर अजीम धुआं ड्रामे का जो हीरो था। मैं आज उस पे मैंने वीडियो डाउनलोड की हुई है, शायद मैं आपको सुनाऊं भी वो वीडियो। मैं उसी पे आ रहा हूँ सर, मैं उसी पे आता हूँ। और फिर वो मालिक जो फिल्म थी उनकी, वो थी, तो आजकल वो बेचारा जो है उस पे इतने नैब के केसेस बनाए गए, वो पाकिस्तान छोड़ के अब कनाडा में वो ट्रेला चलाते हैं। तो मेरी उनसे एक उनकी वीडियो भी मौजूद है, मेरी उनसे अगले दिन फोन पे बात हो रही थी। तो मैंने कहा कि अब उनको नहीं पता कि ये वाली ना, बल्कि इसी वीडियो को मैंने बना के फिर वायरल भी किया था। तो मैंने उनसे पूछा कि आशिर भाई आप पाकिस्तान का आगे वाले दिनों में लाइक क्या देखते हैं? तो वो कह रहे थे कि मैं इतना होपफुल नहीं हूँ। तो करते करते फिर ये पुलिस की बात शुरू होगी, ये वाला जो वीडियो है ना, ये बात हुई। तो वो उन्होंने बताया कि अफवाज पाकिस्तान किसी सूरत नहीं चाहती कि पाकिस्तान में पुलिस जो है वो मजबूत हो। जिस दिन पुलिस पाकिस्तान की मजबूत होगी, उस दिन इनका जो पॉलिटिकल जो रोल है, सियासी खेल इनका पाकिस्तान से खत्म हो जाएगा। और वो ये इस वीडियो में कह रहे हैं, ठीक है जी। और ये हकीकत उन्होंने कहा जी, 3 सूबों में बिल्कुल पुलिस नहीं है। सिंध में रेंजर है, बलोचिस्तान में और केपीके में एफसी है। तो उन 3 सूबों में तो पुलिस बिल्कुल ना होने के बराबर है। सिर्फ आ जाके पुलिस अगर बची हुई है थोड़ी सी, तो वो पंजाब में है। अब इनका टारगेट ये है कि पंजाब से भी पुलिस का जो है वो सफाया किया जाए, वहां पे भी रेंजर वगैरह ला के तो वही सिलसिला चलाया जाए। अच्छा, तो ये राजेश साहब, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको वो टोकूंगा कि नाज़रीन, धुएं के बहुत मशहूर एक्टर थे ये, और कस्टम में इन्होंने जॉब की थी, और ये आजकल कनाडा में हैं, हाशिर साहब जिनको आप देख रहे हैं। और इनकी जो स्टोरियां हैं, अगर आप सुने, इनको फॉलो करें अगर आप, तो आपका दिल दहल जाए कि किस सिस्टम से ये शख्स लड़ा है। मैं इनको बहुत फॉलो करता हूँ, मैं इनका गुमनाम जिसे कहते हैं ना कि इनसे चीजें लर्न करता हूँ। इनको पता भी नहीं है कि कौन कौन लोग इनको फॉलो करते हैं, लेकिन आप यकीन करें ये एक ऐसा सच्चा शख्स है, एक एक लफ्ज इसका जो है ना वो सच पे मबनी होता है। और मैं इसको फॉलो करता हूँ, और बाद दफा मुझे बड़ी शर्म आती है, अपने ऊपर भी शर्म आती है कि हम किस कौम के लोग हैं। उज़ैर बलोच का भी 10 सफ़े का वो आया, आपने भी सुना होगा कि उज़ैर बलोच 2003 में क्या थे, उन्होंने सर काट के फुटबॉल खेली और एक्सेप्ट भी किया, और उन्हें जो है उन्होंने कहा जी मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, मुझे सिंध पुलिस मार देगी, मुझे आसिफ जरदारी। अबे भाई, ऑफ कोर्स तुम्हें मार देगी, कोई शख्स भी तुम्हें मिला ना आम, लेकिन तुम्हें कौन नहीं मारेगा? यस, तुम्हें सेफ हेवन में रखने वाले, जिन्होंने तुम्हें 2003 से जिंदा किया हुआ है। तुम 10 दफा फांसी के हकदार हो। कराची के अंदर जितनी दहशतगर्दी 30 साल में एमक्यूएम ने की है, तुमने शायद 5 साल में कर दी होगी। जो तुमने पुलिस के जो गाड़ियां थी उस पर रॉकेट लॉन्चर मारे हैं, और यही हमारी जो रेंजर्स की गाड़ियां हैं, यही जो रेंजर्स के लोग हैं, ये इनको तहफ़्फ़ुज़ देते रहे। और आज उन्होंने जीआईटी की औकात, आपको पता है कि जज के सामने क्या होती है? अजमल पहाड़ी का नाम सुना होगा आपने, हमने भी सुना था, 100 कत्ल किए, जीआईटी बन गई, आईएसआई, एफसी, और पता नहीं कौन कौन सी, क्या हुआ, छुट गया। तो ये ड्रामेबाजी कर करके पाकिस्तान कौम को इन लोगों ने धसा दिया जमीन के अंदर। और जज्बाती हमारी कौम जज्बात में आ जाती है, सोचती नहीं है। रजाक साहब, जिस सिस्टम में पुलिस अच्छी नहीं होगी, सिस्टम चल ही नहीं सकता। और ये हाशिर ने बिल्कुल सही कहा है
कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट कभी भी पुलिस को मजबूत होने नहीं देगी। इसकी वीडियो चला देंगे। हो गई उस दिन सियासत से इस्टेब्लिशमेंट का खात्मा हो जाएगा। और मैं चाहूंगा कि यहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो कि करप्ट हैं, हर एक की वीडियो बना के रखी हुई है इन्होंने, हर एक की जजेस की वीडियो बना के रखी हुई है, सबको डराते रहते हैं और वो बेचारे भी क्या करें। मैं तो बोलता हूँ बांध लो कफन भाई, बोलो लगाओ जितनी वीडियो है, अब हम सच बोलेंगे। कम से कम अल्लाह ताला से तो वादा कर लेंगे भाईजान ठीक है हमसे गलती हो गई, माफी तो मांग के जितनी जिंदगी बची है उतनी तो सच्ची गुजार दें। लेकिन नहीं जी, आप मुझे बताएं, मैं जितना कसूरवार जनरल मुशर्रफ अल्ताफ हुसैन को समझता हूँ उतने ही जनरल मुशर्रफ को भी समझता हूँ। जब आपको पता था कि 92 में ये इसके ताल्लुकात कहाँ से हैं, तो फिर आप 2007 में कराची की चाबी क्यों दी आपने इसको? बिल्कुल सही बात। तो फौजी जनरल है, उसके लिए सब माफ है, हाँ। तो आप बिल्कुल सफाई से निकाल दें। ये खुद बनाते हैं मजहबी टेररिज्म। हमारे इमरान खान आके कह के चले गए यहाँ पर कि जी हम तो तालिबान को ट्रेन करते थे, मुशर्रफ साहब कह के चले गए हम तो तालिबान को वो करते थे। भुगतो अब भुगतो तुम कि तुमने जो अफगानिस्तान से जो लाला के बसाए हैं पाकिस्तान के अंदर, आज हर शहर के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं। और फिर तुम अपनी रेंजर्स फिर वही बात आती है कि भाई इलाकाई लोग लो ना, अगर तुमने रेंजर्स बनानी भी है तो जो उस इलाके के बच्चे पढ़े लिखे हैं उनको ट्रेन करो। इनको कराची में जो है उनको उर्दू नहीं आती, जो पंजाब में है उनको पंजाबी नहीं आती, जो बलोचिस्तान में है उनको पश्तो नहीं आती। होता है मतलब हम कहाँ का रोएं। बिल्कुल ये बड़ी बदकिस्मती की बात है जो कुछ हो रहा है। यही मैं लोगों से गुजारिश है, लोगों से देखें, मेरी अपनी पूरी फैमिली जो है ना वो फौजी बैकग्राउंड की है। मेरी फैमिली का पाकिस्तान के डिफेंस में 50% कंट्रीब्यूशन है। मेरे अंकल ने इस पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी जो रिकॉर्ड पे मौजूद है। मैं वो सुनी सुनाई नहीं बातें, ये सारी मतलब पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है। मगर जो गलत है उसको हमने गलत कहना है। जब तक हम ये नहीं, मैंने पहले शुरू क्यों किया कि अल्लाह के नबियों पे आजकल माज़अल्लाह हमले हो रहे हैं, हमारे जज्बात मरे रहते हैं। खुदा की जात पे वादा कहता है कि अल्लाह के बाद अगर बड़ी हस्ती है तो इमरान खान की है। इससे बड़ा कोई कुफर है? हमारे जज्बात मर जाते हैं। साहबा किराम को न्याजी साहब ने डाकू बोला, हमारे जज्बात मर जाते हैं। इतने इतने बड़े और खातमुन नबी। लेकिन देखे ना, हमारी गलतियां भी तो यही है ना कि जब हम आते हैं तो हम भुट्टो जिंदा हो जाता है, फिर बेनजीर जिंदा हो जाती हैं, फिर अल्ताफ हुसैन जिंदा हो जाते हैं, फिर नवाज शरीफ जिंदा हो जाते हैं, फिर इमरान खान जिंदा हो जाते हैं, खून का आखिरी कतरा बहा देते हैं। बात ये है कि लीडर अगर जैसे है ना कि अगर लीडर झूठ बोल रहा है ना तो डंके की चोट पे बोलो कि आप झूठ बोल लो। हम हैं बिल्कुल डेमोक्रेट हैं। आप मुझे बताएं, देखें आप, हम कहते हैं, ये लोग कहते हैं जी कि ये जी मुहाफ़िज़े पाकिस्तान है, पाकिस्तान इनकी वजह से महफूज है, झूठ बोलते हैं। मैं उसका इनसे पूछे जब 48 में जब कायदे आज़म ने बोला कि जाओ कश्मीर पे फौजी उतारो तो क्यों रिफ्यूज किया कि आर्डर कायदे आज़म का। 62 में जब चाइना ने यूहां को बोला कि कश्मीर पे फौजी उतारो और कश्मीर पे कब्जा कर लो, क्यों फौजी नहीं आगे की। 65 की जो जंग है उसकी हकीकत का लोगों को बिल्कुल इल्म नहीं है कि पाकिस्तान के साथ उसमें क्या हुआ। लोग सुनने ही नहीं चाहते वहां पे हमारे साथ क्या शुरू हुआ। 71 में तो आतम मुल्क हमने तोड़ दिया, बांग्लादेश बना दिया, फिर भी कहते हैं जी मुआवजे पाकिस्तान है। सियाचिन के इलाके पे इंडिया ने दिन दाड़े कब्जा कर लिया, हम आज तक नहीं छुड़वा सके। लेकिन फिर उसके बाद कारगिल पे जो कुछ मुशर्रफ ने ब्लंडर किया, और उसके जर्नैलों की किताबें भी हैं, वीडियोस भी मौजूद हैं जो उसके साथ थे। जनरल शाहिद अजीज तो उसका रिश्तेदार है। बिल्कुल ये सारे जो लोग जज्बाती लोग और मतलब जहालत है कि जो सोचते नहीं है, जो कहते हैं कि नवाज शरीफ ने फौजें बाहर निकाली। ये लोगों के ज़हन को आप देखें। एक जब हम बोलते हैं ना कि नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए, कहते नहीं, वो तो फौज ने करवाए हैं। भाई फौज इतनी ताकतवर थी, उन्होंने नवाज शरीफ को गन पॉइंट पे जो है वो धमाके करवा लिए। और कारगिल में जब फौजें थी
तो नवाज शरीफ इतना ताकतवर था तो उसने फौजियन जो है अच्छा, वो डरा के जो है वो राजा साहब यहाँ रोकूंगा मैं आपको, कारगिल की बात करता हूँ मैं। मेरे कजन सितारे जुर्रत मिला है उसको, माशाल्लाह। उसकी लाश नहीं मिल सकी, सितारे जुर्रत मिला उसको, कारगिल में शहीद है। लेकिन जो स्टोरियां हमें बताई ना उसके राय, जो जो साथी थे। लोगों, हमें पता है, हमारे मेरी फैमिली भी, जैसे हम लोग बोल रहे हैं ना, और जी जी आपको जी, पता है कि वही लोग बोल भी सकते हैं जो कि अपनी फैमिली में वर्दियों को देखते हैं, उनको डर नहीं होता। एग्जैक्टली। तो हम लोगों ने अपने फैमिलीज में हमने देखा है, मैं तो पैदा ही वाकैंड में हुआ हूँ, वाकैंड वो फैक्ट्री में पैदा हुआ हूँ मैं। तो बिल्कुल सही। कहने का मतलब ये कि आप किस किस्म की बात करते हैं कारगिल के हवाले से। अगर ये बातें स्टोरी, अगर कारगिल कमीशन क्यों नहीं आता, उसकी बिल्कुल वजह से सही हम बात लोग फंसेंगे ना। खैर हम लोग यहाँ यकीनन बात हमारी यही है कि खुदा के लिए पाकिस्तान की सियासत को जो है वो आप एक खुला मैदान दें, जो भी आता है पब्लिक उसको खुद मारेगी। लेकिन आज अगर हमारे नेशनल डिजास्टर का कोई हेड जो है वो गलत कदम उठाता है, चाइना से आने वाले सामान को वो मार्केट में बिक रहे होते हैं, तो शर्म आनी चाहिए। फिर आपको शर्म आनी चाहिए। आप देखिए, 30 का एक जहाज अमेरिका लेकर आते हो और कहते हैं हमने मदद दी। उसकी स्टोरी पूरी बता दें दुनिया को कि वो क्या था। और अगर हम बताएंगे तो शिकायत होगी। लेकिन आपने आपने वीडियो ग्रुप में लगाई, आप पे क्रिटिसाइज हुआ, ठीक है जी, कि ये जी ऐसा ना करे। आपने ये भी रिमूव कर बोला दिया, कि क्रिटिसाइज आपने नहीं हुआ, क्रिटिसाइज आपने नहीं हुआ, दे और रिमूव। बात मेरी सुने ना, फिर आपने ये भी बोला कि पाकिस्तान में कोई मीडिया जो है ये वीडियो नहीं चला रहा कुछ तरीके से, ठीक है जी। अच्छा, पिछले दिनों मैंने एक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में एक वीडियो बनी है बलूचिस्तान के हवाले से, जिसमें मतलब हमारा फौज का अदारा है उसने वो वीडियो बनाई है, तो कहता है कि ये बिकाऊ मीडिया है, ये आपको असल हकीकत नहीं दिखाएगा, हम दिखा रहे हैं इस वीडियो में। तो मैंने उस ग्रुप में मैंने लिखा, मैंने कहा भाई इनकी वजह से तो सारा मीडिया बंद है। मतलब वो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है ना, जब मीडिया सारा है ही आपके कंट्रोल में, तो आप फिर कैसे उस मीडिया को कह रहे हैं जी कि ये पकाऊ मीडिया? पकाऊ मीडिया की क्या हिम्मत कि वो एक सुर्खी भी चला दे आपकी मर्जी के बगैर। अब 24 चैनल आप देखें, आपके सामने है। बंद हो क्या शुरू हुआ? वो बंद है। जियो न्यूज जो है उसका मालिक मीर शकील रहमान बेचारा कितने महीनों से जो है वो जेल में पड़ा हुआ है। हैरत होती है। मीर शकील रहमान 34 इयर्स का केस है उसके ऊपर, 34 साल पुराना केस है। आप उसके ऊपर कड़ा बांध देते पैर में कि इसके जी तुम बाहर नहीं जा सकते घर में। इन लोगों को जरा मतलब मेरा ख्याल है कि या तो अगर आपने देखें, मैं कहता हूं अगर आपने शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ 2 साल से ज्यादा हो गए, आप हुकूमत चला ही नहीं रहे, आप अपने बस अपना रिवेंज निकाल लें, अपनी रिवेंज के नफरतें साथ, निकाल लें, फौजी रिवेंज। नफरतें निकाल लें कि नवाज शरीफ ने हमें ठिकाने लगाने के लिए इसके कहा था। बावजूद देखें, इसके बावजूद आप मुझे बताएं पिछले 2 सालों में कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जिसने स्ट्रीट पे आके एहतजाज किया हो जो आपके नोटिस में है? कोई है? एक भी नहीं मिलेगा। यानी कि अगर ये कि हमने तुम्हें नहीं कराना, ना हमने तुम्हारे खिलाफ जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना है, ना कुछ करना है, तो वो तो इसको सहारा दे के बैठे हुए हैं, ठीक है जी। वो तो गिरने नहीं दे रहे, वो एहतजाज तक नहीं करते कि यार ऐसा ना हो कि हम एहतजाज करें और ये इल्जाम हम पे लगा दे जी कि ये हमें चलने नहीं देते। जैसे कादर पटेल ने पार्लियामेंट हाउस में खड़े होकर बोला कि न्याजी साहब आपको पाकिस्तान की तारीख का सबसे स्टेबल पाकिस्तान मिला है, जिसमें ना लोड शेडिंग थी, बिल्कुल। जिसमें ना दहशतगर्दी थी। आपको नवाज शरीफ $18 बिलियन खजाने में छोड़ के दे के गया है। आपको सीपैक का प्रोजेक्ट जो है वो चलता हुआ देके गया है। आपने क्या किया? आते हुए सीपैक को बंद किया। वो 18 अरब जो डॉलर पड़ा हुआ था वो किधर गया? फिर सर, जब मुशर्रफ साहब का दौर खत्म हुआ तो पाकिस्तान पे 6,000 अरब रुपया करना था। जब जरदारी साहब 2013 में हुकूमत छोड़ के गए तो उस वक्त पाकिस्तान पे कर्जा तकरीबन 15,000 अरब था, 15,000 बिल्कुल। ठीक है जी। यानी कि इन्होंने तकरीबन 9-10 अरब 5 साल में कर्जा लिया। फिर उसके बाद
नवाज शरीफ का दौर आया 2013 से लेकर 2018 तक, 24,000 अरब डॉलर जो है उस वक्त पाकिस्तान का टोटल कर्जा था, जिसका मतलब है कि मुस्लिम लीग की हुकूमत ने 10 अरब डॉलर जो है वो कर्जा लिया। उसमें उन्होंने किया क्या कि गवादर से लेके सवात तक और वो अपना गिलगित बल्तिस्तान तक आपको रोड का, मोटरवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, और सी पैक के डिफरेंट रूट्स दिए। ये भी नहीं है कि सिर्फ एक ही जो है वो जा रहा है। फिर आपको 5 सालों में मोर देन 60 स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल दिए, हंड्रेड्स ऑफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज वो दे के गए, और बिजली जो है वो 11,000 मेगावाट सिस्टम में ऐड करके गए। यानी कि ये जो पैसा उन्होंने 10,000 अरब रुपया अगर वो कर्जा लिया था तो वो जस्टिफाई कर सकते हैं। अभी हमने ये चीजें लगाई हैं, न्याजी साहब ने 22 महीनों में ऑलरेडी 12,000 अरब डॉलर जो है 12,000 अरब रुपया ये कर्जा ले चुके हैं, जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत से और मुस्लिम लीग की हुकूमत के 5 सालों से ज्यादा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पार्लियामेंट हाउस पे ये चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा है। मगर इनसे पूछे कि जो 18,000 जो 18 बिलियन डॉलर जो है जो नवाज शरीफ खजाने में छोड़ के गया, या आपने ये जो 11-12 हजार अरब रुपया कर्जा लिया है, इसमें कौन सी एक कीमत लगाई है करतारपुर कॉरिडोर के अलावा? अच्छा, इनसे पूछे। करतारपुर का भी आपने देख लिया क्या असर हुआ, क्या चीजें गिर गई, वो जो शॉर्टकट में चीजें लगाई थी। खैर, मैं अब थोड़ा सा टाइम रह गया हमारे पास, 5-6 मिनट के इलेक्ट्रिक के बारे में बात करूंगा कि जब पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ गए तो ये हकीकत थी नाज़रीन के, वो लोड शेडिंग जो थी वो कम थी, बहुत कम थी। कि इलेक्ट्रिक जब आई, मैं चाहता हूं कि जुडिशरी जो है हमारी, मतलब हम उस पे क्या करें, हम या तो जिस तरीके से के इलेक्ट्रिक जो है वो फौरन एनओसी लेकर आ जाती है, जो के इलेक्ट्रिक के बारे में बात करता है जुडिशरी कहती है, उसको बुलाती है और कहती है आइंदा जो है तुमने के इलेक्ट्रिक के बारे में अपने फेसबुक, अपने सोशल मीडिया पे ये चीज नहीं लगाओगे। अब वहां बंदा जो है वो रुक जाता है। अब अदालतें जब इस किस्म के फैसले करेंगे कि जी तुमने करना क्या है, तुम इसके खिलाफ बोल सकते हो, तुम इसके खिलाफ नहीं बोल सकते हो। के इलेक्ट्रिक जो है 2018 2017 के फ्यूल चार्जेस ले रही है। मुझे एक बात बताएं, एक शख्स ने मुझसे सवाल किया है, मैं शर्मिंदा हो गया कि उसने मकान लिया जनवरी में 2020 में, जब उसका पहला बिल आया तो वो कहने लगा 2018 का मुझसे 3,000 पता नहीं कितना टोटल बिल का उन्होंने फ्यूल सरचार्ज लिए। मैं क्यों दूं? 2018 में तो मैं था ही नहीं, मैं तो अभी दुबई से आया हूं, यहाँ पे सेटल हुआ हूं। ये जो नाइंसाफियां हैं इंसान को कहाँ लेके जाएंगी, मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये इस किस्म की नाइंसाफियां जो कि रिकॉर्ड पे नहीं मिलती। यहाँ पर अगर मैं किसी से जिक्र करूं ना गवर्नमेंट ऑफिशियल से, वो दीवार से अपना सर मारे कि ये कौन सा पाकिस्तान है। जुडिशरी, पुलिस, सिंध गवर्नमेंट, सब के इलेक्ट्रिक के आगे ऐसे हुए में जैसे पता नहीं उनके पीछे किसका हाथ है। यस, सबको पता है किसका पीछे हाथ है। आप इसी तरह आवाम को ना, अच्छा इन्होंने डंडे के जोर पे आवाम को दबाया हुआ है। अब मैं समझता हूँ एक हद तक डंडा चल सकता है, जिस दिन ये डंडा हटा ना तो उस दिन ना कंटोनमेंट बोर्ड रहेगा, ना अस्करी रहेगा, ना डीएचए रहेगा। ये कुछ ना कुछ होना है, लेकिन आप डंडे के जोर पे करते रहें। अभी लॉकडाउन की बात हुई तो एक शख्स ने बड़े मजे से कहा, कहता है मैं 40 गज के मकान में रहता हूं, मेरा बिल आता है 12,000 रुपए, दिन में 4-4 8-8 घंटे लाइट जारी आती है, मेरे घर में जो है वो 10 लोग हैं, ये कहते हैं घर में रहो वरना पुलिस पकड़ के ले जाएगी। ले जाओ पुलिस पकड़ के, लाओ आओ हमें ले जाओ। यार आप लोगों को मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में शामिल है, आप लोगों की जो शाना शान जिंदगी देखें आप, इनके जो, अगर मैं आपको बताऊं सही मानों में इनके जो टूरिस्ट हैं, जो इन्होंने बलोचिस्तान से लेकर और केपीके और लोगों को बाहर के मुल्क विजिट पे भेजा है, तो सिर्फ एम्बेसीज को पता होता था, मीडिया को नहीं पता होता था। हमें पता होता था तो हमारे, मुझे याद है हमारे चैनल वाले भी बोलते थे यार ये खबर जो है ना नहीं लगनी। मैं, मेरे ऊपर आपको पता है कि मैंने जब ये बात उठाई कि जी ये वाला इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर पाकिस्तान के अंदर इलीगल ऑपरेट कर रहे हैं, तो मुझे मेरे चैनल ने टर्मिनेट कर दिया।
मुझे मेरे चैनल ने टर्मिनेशन का लेटर भेजा है। मैंने जब यहाँ पे बात की कि यार आप लोगों ने मेरी शिकायत, मैंने तो यूट्यूब पे फेसबुक पे आके ये बात बोली थी, चैनल पे भी नहीं बोली थी। सही तो बात। आप अच्छा, और आज भी अंडर द टेबल सेटलमेंट चल रहा है विद कंट्रीब्यूशन ऑफ सो एंड सो, जी जी जी। ख्याली मखलूक जो भी है। जी पूछिए जी। आज सुहेल वड़ाई से, मतलब क्या उनका इतना कद था कि वो ऐसी इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स की नौकरी करते? एग्जैक्टली। हमें, मुझे तो अपने आप पे लानत भेजने का दिल चाहता है कि सुहेल वड़ाई जैसे जर्नलिस्ट, अब उनको जर्नलिस्ट कहें, बिकाऊ माल कहें, क्या कहें, एक पढ़ा लिखा शख्स जो है वो ऐसे फैसले कर लेता है जो बिल्कुल मतलब उसको इतना तंग किया जाता है, वो बोलता है यार मैं ऐसा करता हूँ, इंटरनेशनली ब्रॉडकास्टर जिसकी 2 करोड़ मतलब औकात नहीं है, वहां पे जाके उस चैनल पे एक हमारा इतना बड़ा सहाफी जॉब कर लेता है। चैनल इतना सा है, सहाफी का कद इतना बड़ा है, पूरे उर्दू मीडिया में उस चैनल के सुहेल वड़ाई जैसा शख्स नहीं होगा। सोचे कितने छोटे आदमी ने हायर किया होगा उसको। तो हमारा मीडिया बाहर की तरफ देख रहा है, लोग यूट्यूब चैनल बना के बाहर निकल रहे जी हैं, जी जी। लोग जो है वो क्या तंग आ गए हैं कि सच नहीं बोल सकते। मैं कहता हूं एक लॉ पास कर दो आप कि जिस शख्स ने मीडिया पे बैठ के झूठ बोला उसको डबल सजा मिलेगी, और 2 हफ्ते के अंदर अंदर अगर वो सबूत नहीं दे सका तो वो बिल्कुल सही बात। होगा। आप देख लें, क्या फिर अंदर कौन होगा ये भी आपको पता है। फिर अगर सच बोलना शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा? अच्छा, मैं ये चाहूंगा क्लोजिंग रिमार्क्स आप दें, यही मेरे पास मसला। 30 मिनट रह गए। तो क्लोजिंग रिमार्क्स में सिर्फ एक जो है ना लोगों के सोचने के लिए एक दो चीजें मैं जोड़ के जा रहा हूँ कि पिछले दिनों अ, आपने ये यू टर्न वगैरह सारी चीजें जेहन में रख के ये मेरी बात सुननी है। अली जैदी ने ये जुर्रत की कि पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि मुनाफिक की निशानी है कि जब बोले तो झूठ बोले, जो वादा करे तो उससे मुकर जाए, जिसको हम यू टर्न दूसरे लफ्जों में कहते हैं। तो बड़ी जुर्रत की उसने। फिर उसके साथ साथ असद उमर ने स्टेटमेंट दी अगले दिन। ये वो असद साहब है और ये वो हुकूमत है जो कश्मीर पे सरेंडर कर चुकी है, कश्मीर को बेच चुकी है, और जो मोदी की कामयाबी के लिए न्याजी साहब ने दुआएं करवाई थी कि वो आएगा तो कश्मीर का मसला हल होगा। तो इस सूरत हाल में भी असद उमर साहब पार्लियामेंट में खड़े होते हैं कि वो मोदी का यार कौन है। तो ये आपके लिए सोचने की चीजें हैं कि जो अली जैदी ने जो बात की उस पर जरा गौर करें, और जो असद उमर साहब कह रहे हैं मोदी के यार वाली, वो भी सोचें कि पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, कश्मीर के साथ क्या हुआ, कैसे हमने सरेंडर किया, फिर इंडिया को तारीख में पहली दफा वोट दिया आपने पिछले साल। ये सारी चीजें करके भी मोदी का यार वाकई फिर नवाज शरीफ ही है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच आपका नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि नाज़रीन, मैं आपको फिर एक दफ़ा बता दूँ कि अगर राजा साहब की कोई भी जो इनका स्टेटमेंट है, इनका ज़ाती स्टेटमेंट है, उसका चैनल के साथ किसी किस्म का कोई वो नहीं है। ये इनकी अपनी सोच है, मेरी अपनी ज़ाती सोच है, और मैं ये भी समझता हूँ कि हम लोग कहीं से भी किसी भी तरीके से पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं और उसको मुसलसल डिस्टर्ब कर रहे हैं, और उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही। जजेस जो हैं हमारे मरूने मिन्नत हैं। जजेस के ऊपर भी फैसले जो जिस तरीके से आ रहे हैं, जिस तरीके से उनको भी कंट्रोल किया जा रहा है। हमारे पुलिस सिस्टम जो है वो कंट्रोल, जैसा कि हाशिर ने अपने वीडियो में कह दिया था कि पुलिस जो है वो पाकिस्तान में कभी भी इस्टेब्लिश नहीं हो सकती, क्योंकि उस कोई और जो है उसका क्योंकि फिर सियासत से जो है इस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक खत्म हो जाएगा। तो ये सारी चीजें अब लोग बोलेंगे। सोशल मीडिया अब 5G पे आ रहा है, तो मेरा ख्याल है 5G पे जो है वो अगर पाकिस्तान में भी आ गया तो सैटेलाइट से कनेक्शन जो है, जो डिवाइस होगी, आप उसकी भी रोकथाम नहीं कर सकते। जिस वक्त तक आप यहाँ आएंगे अमेरिका NSA नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी से उसका सॉफ्टवेयर लेने के लिए, उस वक्त तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। अमेरिका पाकिस्तान का दोस्त रहा है अपने मफादात में। पाकिस्तान हमेशा दूसरे के दोस्त रहे हैं दूसरों के मफादात में।
कंट्रीज जो होती हैं दूसरे मुल्कों की वो अपने अपने मफादात में काम करती हैं। बदकिस्मती से हमारा मुल्क जो है वो दूसरों के मफादात पे कभी चाइना के आगे झुक जाता है, कभी अमेरिका के आगे झुक जाता है। और हम आपको कोशिश करेंगे कि अपडेट भी दें जो भी अमेरिका की तरफ से भी है। यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम जो कुछ चाहें बोल सकते हैं। यही वजह है कि आज अमेरिका में इतनी आज़ादी है कि एक ऐसा बंदा जो कि 5 साल आखिरी जेल गुजार कर आया, उससे पहले तकरीबन 4 दफा जेल जा चुका है। क्रिमिनल था लेकिन उसको गलत तरीके से पुलिस वाले ने मारा। पूरे अमेरिका के अंदर उसके खिलाफ आवाज उठाई गई, इसलिए नहीं, सिस्टम सही करने के लिए। सिस्टम सही करने के लिए लॉ पास हुआ। पुलिस जो है अब जो है उसके अंदर रिफॉर्म्स लेकर आ रही है और अब जो है उनका सिस्टम, क्यों? बोलने से। अगर आप बोलने से लोगों को रोकेंगे तो कभी तरक्की नहीं कर सकेंगे। राजी साहब, आखिर में बस चाहूंगा इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगले वीक फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। Washington Night Show.